नमस्कार श्रोतेहो। रविंद्रनाथ टैगोर की कथा कुमुदिनी भाग 2। तो माँ साहिबा को बुलाने के लिए आदमी भेज दूँ? दीवान जी ने आकर डरते डरते कहा। कुछ उत्तर न दिया, सिर्फ उंगली हिलाकर मना कर दिया। दीवान जी के चले जाने पर राधू खानसामा को बुलाकर कहा, ब्रांडी ले आओ। सब दंग रह गए। भूकंप जब पृथ्वी के गंभीर गर्भ से सिर हिलाकर उठता है तो जैसे उसे दबाए रखने की कोशिश फिजूल है। निरुपाय होकर उसका उपद्रव सब सहना ही पड़ता है। यह भी वैसा ही है। दिन रात निर्जला ब्रांडी उड़ने लगी। खाना पीना तो करीब करीब छूट ही गया। एक तो पहले से ही तबीयत खराब रहती थी, फिर चला यह जबरदस्त अनियम। बस विकार के साथ साथ रक्तवमन भी दिखाई दिया। कोलकाता से डॉक्टर आया। रात दिन सिर पर बर्फ रखी जाने लगी। किसी को देखते ही मुकुंदलाल को सनक सवार हो जाती। उन्हें वहम हो जाता है कि सारा घर उनके विरुद्ध कोई षड्यंत्र सा रच रहा है। भीतर ही भीतर एक शिकायत घुमड़ ही रही थी। इन लोगों ने जाने क्यों दिया। अगर उस समय कोई उनके पास जा सकता था तो वह एकम कुमुदिनी। वह पास जाकर बैठती। मुकुंदलाल उसके मुंह की तरफ शून्य दृष्टि से देखते रहते, मानो उसकी आंखों में या अन्य किसी स्थान पर उन्हें उसकी माँ की समानता नजर आती थी। हो कभी कभी उसके माथे को छाती से लगाकर चुपचाप आंखें मीच कर पड़े रहते। आंखों के कोनों में पानी गिरने लगता, पर भूलकर भी कभी उससे माँ की बात नहीं पूछते। इधर वृंदावन को तार गया है। माँ साहिबा कल ही आ जाती, लेकिन सुना है कि रास्ते में कहीं रेल की पटरी टूट गई है। उस दिन तृतीया थी। शाम को जोर की आंधी आई। बगीचे में पेड़ों की डालियां तड़ तड़ करके टूट टूट कर गिरने लगी। रह रह कर मेह की बौछार क्रुद्ध अधर्य की तरह झकझोर दे रही है। जोनार के लिए जो छप्पर लाया गया था उसकी करकेट टीन उड़कर ताल में जा गिरी। हवा बानविद्ध व्याघ्र की तरह गो गो करते गुर्राती हुई सारे आकाश में जोरों से पूछ पटकारती फिरती है। सहसा हवा के झकोरों से खिड़कियां और दरवाजे खड़ खड़ कर कांप उठे। कुमुदिनी का हाथ मसक मसक कर मुकुंदलाल ने कहा, बेटी कुमु, तू क्यों डरती है? तूने तो कोई कसूर ही नहीं किया। वह देख दांत पीस रहे हैं, वे मुझे मारने आ रहे हैं। मारेंगे क्यों बापूजी? आंधी चल रही है, अभी थम जाएगी। पिता के माथे पर बर्फ की पोटली फेरते हुए कुमुदिनी बोली, वृंदावन वृंदावन, चंद्र चक्रवर्ती पिताजी के जमाने का पुरोहित, वह तो मर गया, भूत होकर गया है वृंदावन। किसने कहा वह आएगा? बातें न करो बापूजी, जरा सो जाओ। वह देख किससे कह रहा है, खबरदार खबरदार। वो कुछ नहीं, हवा के झकोरे पेड़ों के झकझोर रहे हैं। क्यों उसे इतना गुस्सा क्यों? ऐसा मैंने क्या कसूर किया है? तू ही बता बेटा। कुछ कसूर नहीं किया बापूजी, जरा सो जाओ। वृंदा दुती, वह तो मधु अधिकारी बनता था। झूठी करते क्यों निंदा? ओ बिंदा, श्री गोविंदा। आंखें मिचकर गुनगुनाने लगे, सुगर शाम की मधुर बांसुरी छीन कहूँ धरी देऊ। राधू ब्रांडी लिया। बापूजी यह क्या कह रहे हो? कुमुदिनी पिता के मुंह की ओर झुककर बोली। मुकुंदलाल ने आँख खोलकर देखा। देखते ही दांतों तले जीभ दबाकर रह गए। हालांकि बुद्धि ने बिल्कुल जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी यह बात वे न भूले कि कुमुदिनी के सामने शराब नहीं चल सकती। जरा ठहर कर फिर गाना शुरू किया। वृंदावन में कौन निठुरे मुरली रही बजाए। इन बिखरे हुए गानों के टुकड़ों को सुनकर कुमुद की छाती फटती है। माँ पर गुस्सा आता है। पिता के पैरों के नीचे सिर रखकर मानो माँ की और से वह माफी मांगना चाहती। दीवान जी, मुकुंदलाल सहसा बोल उठे। वह देखो, ठक ठक सुनाई दे रहा है। दीवान जी के आने पर उनसे कहा, हवा से दरवाजे हिल रहे हैं। दीवान जी ने कहा, बुड्ढा आया है, वही वृंदावन चंद्र गंजी चांद का, हाथ में लकड़ी ली, रेशमी चद्दर गले में डाले। देख तो आओ, तब से बराबर ठक 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 कर रहा है। लकड़ी है या खड़ा हूँ? रक्त वमन कुछ देर से शांत था। रात के 3 बजे से फिर शुरू होगा। मुकुंदलाल अपने बिछौने पर चारों तरफ हाथ फेर कर लिबड़ी हुई जबान से बोले, अरे बड़ी बहू, घर में बड़ा अंधकार है, अब भी दिया नहीं जलाओगी? बजरे से वापस आने के बाद मुकुंदलाल ने स्त्री के लिए यही प्रथम संभाषण किया और यही अंतिम। वृंदावन से लौटकर नंदरानी घर के दरवाजे के पास आते ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाया गया। गृहस्थी में जब उन्हें कुछ भी अच्छा न लगा, आंखों में आंसू बिल्कुल सूख गए। लड़के लड़कियां से भी सांत्वना नहीं मिली। गुरुजी ने आकर शास्त्र के श्लोक सुनाए, मुंह फेर लिया, हाथ का लोहा भी न खोला। बोली, मेरा हाथ देखकर कहा था मेरा सुहाग कभी न मिटेगा, तो क्या झूठ हो सकता है?
क्षेमा दूर के इस रिश्ते में ननद लगती थी। वह आंचल से आंसू पोंछती हुई बोली, जो होना था हो चुका, अब घर की तरफ देखो। वे तो जाते वक्त कह गए हैं, बड़ी बहू घर में क्या दिया न जलाओगी। नंदरानी बिस्तर से उठकर बैठ गए। दूर की तरफ देखकर बोली, जाऊंगी, दिया जलाने जाऊंगी, अब की बार देर नहीं होगी। कहते कहते उनका पांडु वर्ण शीर्ण मुख उज्ज्वल हो उठा, मानो हाथ में दिया लिए अभी भी जा रहे हो। सूर्य उत्तरायण को चले गए। माघ का महीना आ गया। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का दिन है। नंदरानी के माथे पर मोटा करके सिंदूर लगाया, लाल बनारसी साड़ी पहनी, गृहस्थी की तरफ बिना देखे मुंह पर हंसी लिए चली गई। पिता की मृत्यु के बाद विप्रदास ने देखा कि जिस पेड़ पर उनका आश्रय है उसकी जड़ कीड़े खा रहे हैं। धन दौलत और जमीन जायदाद कर्ज के दलदल पर खड़ी खड़ी थोड़ी थोड़ी नीचे को धंस रही है। क्रियाक्रम को संक्षिप्त और रहन सहन को संकुचित किए बिना उपाय नहीं। कुमुद के विवाह के बारे में भी वह हर घड़ी प्रश्न उठा करता था, जिसका उत्तर देते हुए जुबान अटकती है। आखिरकार नूर नगर से घर द्वार उठाना ही पड़ा। कोलकाता में आकर बाग बाजार की तरफ एक मकान में रहने लगे। पुराने घर में कुमुदिनी का एक सजीव वायुमंडल था। चारों तरफ फूल फूल, पूजा घर, अनाज के खेत, गाय का धन, घर के आदमी, नौकर चाकर थे। अंतपुर के बगीचे में उसने फूल चुने हैं, डालियां भरी, नमक मिर्च धनिया पुदीना के साथ कच्चे बेर मिलाकर कुपुत्ता बनाया है। चालता तोड़े है। बैसाख जेठ की आंधी में आम के बाग में आम बोने हैं। बगीचे में पूरब की तरफ धान कुटने की ढींकी शाल थी। वहाँ तिल के लड्डू कुटने आदि के मौके पर औरतों का जो शोरगुल होता था, उसमें उसका भी कुछ हिस्सा रहा है। काई से सब्ज चहार दीवारी से घिरा हुआ घनी छाया से शीतल ताल, कोयल, पिड़ुकी, दहियाल और शाम चिड़ैयों का बोलियां से मुखरित रहता था। वह प्रतिदिन ताल में तेरी है, फूलाल फूल चुने हैं, घाट पर बैठकर मधुर कल्पना की है, अकेले अनमने बैठकर उनके गुलबुंद बने हैं। ऋतु ऋतु में, मास मास में प्रकृति के उत्सव के साथ साथ मनुष्य का एक एक पर्व बंधा हुआ है। अक्तीस से लेकर होली का वसंतोत्सव तक न जाने कितने उत्सव है। मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलजुल कर सारे वर्ष को मानो तरह तरह के नक्काशी के काम में से बुन दिया है। सभी सुंदर हो, सभी सुक्कर हो, सो नहीं। मछली का इच्छा, पूजा की बखेश, मालकिन साहिबा का पक्षपात, लड़कों के झगड़े में अपने अपने लड़के का पक्ष लेना, इत्यादि बातों पर भीतर ही भीतर ईर्ष्या या शोरगुल के साथ अभियोग और कानाफूसी में दूसरों की निंदा या मुक्त कंठ से अपवाद घोषणा, इन सभी की काफी प्रचुरता है। सबसे ज्यादा है नित्य और नैमित्तिक कार्यों की व्यस्तता के भीतर ही भीतर एक उद्वेग, मालिक साहब कब क्या कर बैठे। उनकी बैठक में न जाने कब कौन सी दुर्घटना प्रारंभ हो जाए। यदि शुरू हो गई तो अशांति दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। कुमुदिनी की छाती धड़कने लगती, कोठे में दुबक कर मार होती, लड़कों के मुंह सूख जाते। इन्हीं सब शुभ और अशुभ में, सुख और दुख में गृहस्थी की लंबी यात्रा सर्वदा इधर से उधर आंदोलित होती रहती। इसी के भीतर से निकलकर कुमुदिनी कोलकाता आई है। मानो यह एक भारी समुद्र है, पर कहाँ है प्यास बुझाने के लिए एक बूंद पानी। देश में आकाश की हवा में भी पहचाना हुआ चेहरा था। ग्राम के दिगंत में कहीं था घना जंगल, कहीं था रेत का टापू, नदी के पानी की धारा, मंदिर का शिखर। इन सब ने विभिन्न रेखाओं और तरह तरह के रंगों से विचित्र घेरा डालकर आकाश को एक विशेष आकाश बना डाला था। वह था कुमुदिनी का अपना आकाश। सूर्य का प्रकाश भी वैसा ही एक प्रकार का विशेष प्रकाश था। ताल में, खेतों में, बेत की झड़ियों में, दिवरों की नाव के कत्थे पालों में, बांस की कोमल पत्तियों में, कटहर के पेड़ की चिकनी घनी हरियाली में, उस पर की रेती के किनारे के फीके पीलेपन में, सबके साथ तरह तरह से मिलकर उस प्रकाश ने एक चिर परिचित रूप पाया था। कोलकाता के इन सब अपरिचित मकानों की छतों और दीवालों पर कठिन रेखाओं की चोट से तितर बितर होकर वही हमेशा का आकाश और प्रकाश अब उसे किसी आदमी की तरह कड़ी निगाह से देखता है। यहाँ के देवताओं ने भी उसे बहिष्कृत कर रखा है। विप्रदास उसको आराम खुर्सी के पास बुलाकर कहते, क्यों कुमुद जी, नहीं लगता? कुमुदिनी हंसकर कहती, नहीं भैया जी, लगता तो है। चलोगे बहन अजायब घर देखने? हाँ चलूंगी। यह बात उसने इतने अधिक उत्साह से कही कि विप्रदास यदि पुरुष न होते तो समझ सकते कि उसकी यह बात स्वाभाविक नहीं थी। अजायब घर न जाना पड़े तो उसकी जान बचे।
बाहर के आदमियों की भीड़ में निकलने का अभ्यास न होने से भीड़ भाड़ में जाने में उसको संकोच का अंत नहीं। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, आंखें उठाकर अच्छी तरह देख भी नहीं सकती। विप्रदास ने उसे शतरंज खेलना सिखाया। खुद बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। कुमुद के नए सीखे खेल में उन्हें बड़ा आनंद आने लगा। अंत में नियमित रूप से खेलते खेलते कुमुद को ऐसा अभ्यास हो गया कि विप्रदास को अब उनके साथ होशियारी से खेलना पड़ता है। कोलकाता में कुमुद की बराबरी की कोई सखी सहेली न होने से ये दो भाई बहनी मानो दो भाइयों की तरह हो गए हैं। संस्कृत साहित्य से विप्रदास को बहुत प्रेम है। कुमुद ने मन लगाकर उसे व्याकरण पढ़ाया है। जब से उसने कुमार संभव पढ़ा तब से वह शिव पूजा में शिव जी को देखने लगी। उन्हीं महातपस्वी को जो तपस्विनी उमा की परम तपस्या के धन थे। कुमारी के ध्यान में उसके भावी पति पवित्रता की दैव ज्योति के रूप में प्रकाशित होकर दिखाई दिए। विप्रदास को फोटो लेने का शौक था। कुमुद ने भी यह सीख लिया। उनमें से एक तस्वीर उतारता तो दूसरा उसे तैयार करता। बंदूक चलाने में विप्रदास सिद्ध हस्त है। किसी उत्सव के बारे में आधार पर जब देश जाते तो पीछे से तालाब में नारियल, बेल के खोपटे, अखरोट और बहाकर उन पर बंदूक का निशाना लगाते। कुमुद को बुलाते, आना कुमुद, देख तो सही कोशिश करके। जिस किसी की भी विषय में उसके भैया की रुचि है उसे बड़े जतन से कुमुद ने अपना लिया। भैया से इसराज सीखकर अंत में उसका हाथ ऐसा सदा कि भैया कहने लगे मैंने हार मान ली। इस तरह बचपन से ही जिस भाई से वह सबसे ज्यादा प्रेम करती आई है, कोलकाता में आकर उन्हें ही उसने सबसे ज्यादा निकट पाया। कोलकाता आना सार्थक हुआ। कुमुद स्वभाव से ही मन में अकेली है। पर्वतवासिनी उमा के समान ही मानो वह किसी मान सरोवर के किनारे कल्प तपोवन में निवास करती है। इस तरह के जल में अकेले आदमी के लिए जरूरत है मुक्त आकाश की, विस्तृत निर्जनता की, और उसी में से एक ऐसी किसी आत्मा की जिसे वो अपने संपूर्ण मन प्राण से प्रेम कर सकता है। पास की गृहस्थी से इस तरह दूर रहना स्त्रियों के लिए स्वभाव सिद्ध न होने के कारण वे इसे बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। वे या तो इसे अहंकार समझती है या हृदयहीनता। इसलिए देश में रहते हुए भी सहेलियों के साथ कुमुदिनी की मित्रता न हो पाई। पिता के सामने ही विप्रदास का विवाह करीब करीब ठीक हो गया था। इसी समय तेलताई के 2 दिन पहले ही कन्या ज्वर की पीड़ा से मर गए। तब भाटपाड़े में विप्रदास की जन्म पत्र की गणना में निकला विवाह स्थानीय दुर्ग का भोग क्षय होने में भी अभी देर है। विवाह स्थगित रहा। इसी बीच में हो गए पिता की मृत्यु। उसके बाद फिर विप्रदास के घर विवाह संबंधी चर्चा चलाने का अनुकूल समय न आया। घटक ने एक दिन मोटे दहेज की आशा दिलाई, उसका नतीजा उल्टा हुआ। कांपते हुए हाथों से हुक्के को दीवार के सहारे रखकर घटक जी को उस दिन बड़ी जल्दी के साथ घर ही राह लेनी पड़ी। सुबह की चिट्ठी विलायत से पहले बराबर समय पर आती थी। अब बीच बीच में नागा भी हो जाता है। कुमुद डाक के लिए व्यग्र होकर प्रतीक्षा करती रहती है। नौकर ने अब की चिट्ठी लाकर उसी के हाथ में दी। विप्रदास आईने के सामने खड़े खड़े दाढ़ी बना रहे थे। कुमुद दौड़ी गई, बोली, भैया, छोटे भैया की चिट्ठी। दाढ़ी बना चुकने पर आराम कुर्सी पर बैठकर विप्रदास ने जरा कुछ डरते डरते चिट्ठी खोली। पढ़ लेने के बाद चिट्ठी को दोनों हथेलियों के बीच रखकर ऐसे ढंग से दबाया जैसे उसे कोई तीव्र व्यथा हुई हो। कुमुदिनी का जी दहल गया। पूछने लगे, छोटे भैया की तबीयत खराब तो नहीं है? नहीं, वह अच्छी तरह है। चिट्ठी में क्या लिखा है बता दो भैया। वही पढ़ने लिखने की बात। कुछ दिनों से विप्रदास कुमुद को सुबह की चिट्ठी नहीं दिखाते। कुछ कुछ अंश पढ़कर सुना देते। अब की बार सो भी नहीं। कुमुद को चिट्ठी मांग लेने की हिम्मत न पड़ी। उसका जी तड़पने लगा। सुबह पहले पहाड़ हिसाब से खर्च करता था। घर की तंगी की बात तब तक मन में ताजी थी। अब जो जो वह छाया की तरह स्पष्ट होती जाती है, खर्च भी उतना ही बढ़ता जाता है। कहता है ऊंची स्टाइल से बिना रहे वहाँ के उच्च सामाजिक वायुमंडल में नहीं पहुंचा जा सकता, और वहाँ तक न पहुंचे तो विलायत आना ही व्यर्थ होता है। विप्रदास को 1-2 बार लाचार होकर जरूरत से ज्यादा पैसे भेजने पड़े हैं, वह भी तार से। अब की फरमाइश आई है 150 पौंड की, जरूरी काम है। कहाँ से लाओ? देह का खून पानी करके कुमुद के ब्याह के लिए रुपया इकट्ठा कर रहा हूँ। अंत में क्या उन्हीं रुपयों पर चोट पड़ेगी? क्या होगा यदि सुबोध के बैरिस्टर होने से कुमुद के भविष्य को सुहा करके उसकी कीमत चुकानी पड़े? विप्रदास के माथे पर हाथ रखकर कहा,